नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो तीसरी लहर बच्चों पर नहीं कहर, इसमें आपका स्वागत है। देश में लोग इन दिनों दहशत में हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है कि तीसरी लहर की चर्चा शुरू हो गई है और तीसरी लहर की चर्चा शुरू होते ही इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमण का खतरा ज़्यादा होगा। और ये बात कई डॉक्टर भी कह चुके हैं, सोशल मीडिया पे भी लगातार ये बात चल रही कि तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन अब इसका खंडन आ गया है और इसका खंडन सरकार की तरफ से आया है। सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही गई है कि तीसरी लहर में बच्चों के ज़्यादा संक्रमित होने के कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। ये एक राहत की बात हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों की देखभाल किस तरह से की जाए। भले ही ज़्यादा संक्रमण का खतरा बच्चों में नहीं होगा, लेकिन संक्रमण का खतरा तो रहेगा। जो खतरा मतलब एडल्ट्स के लिए हैं, बड़े लोगों के लिए हैं, वो खतरा तो बच्चों के लिए भी रहेगा। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाए और ये तीसरी लहर से जो बच्चों का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, इसका मिथ क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, इसी पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना के आंकड़े भले ही कम हो रहे हों, लेकिन अब लोगों को तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। दरअसल इसे लेकर सभी माता पिताओं के मन में एक डर घर कर गया है। लोगों को लग रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। इस डर को इस बात से भी बल मिल रहा है कि पहली लहर का असर बुजुर्गों पर देखने को मिला। दूसरी लहर में ज्यादातर युवा संक्रमित हुए, तो तीसरी लहर में बच्चों की बारी है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भ्रम को दूर करने की कमान संभाली और कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर में भी बच्चे संक्रमित हुए हैं, लेकिन उनमें संक्रमण बहुत कम देखा गया है। इसलिए अब तक ऐसा नहीं लगता कि आगे जाकर कोविड की तीसरी लहर में बच्चों में कोविड संक्रमण देखा जाएगा। इसके पीछे डॉक्टर गुलेरिया तर्क देते हुए कहते हैं कि इंसानों में एस रिसेप्टर कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं से संक्रमण फैलाने वाला वायरस खुद को जोड़ता है। अच्छी बात यह है कि बड़ों के मुकाबले बच्चों में ये कोशिकाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। यही वजह है कि उनके गंभीर रूप से संक्रमित होने की आशंका कम है। एम्स की ही बात को इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी IAP ने दोहराया है। IAP के मुताबिक अब तक बच्चों में लगभग 90% संक्रमण हल्के या असिम्टोमेटिक रहे हैं। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है कि बच्चों में कोरोना संक्रमण मॉडरेट या सीरियस के स्तर तक पहुंचा है, और ऐसा तभी हो सकता है जब कुल संक्रमण के मामलों में तेजी आए। IAP ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि दूसरी लहर खत्म होने के बाद भी हमें कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं तो तीसरी लहर का असर बेहद कम होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉन इम्यून व्यक्तियों को संक्रमित करने की संभावना है, जिसमें बच्चे शामिल हो सकते हैं। IAP ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि माता पिता को डरने की जरूरत नहीं है। माता पिता बच्चों की मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दें और लापरवाह ना हों। एम्स और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि तीसरी लहर आए ना आए, हमें डरना नहीं है। दूसरी लहर खत्म होने के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करना है, क्योंकि जब तक हम ऐसा करते रहेंगे न हमें कोई खतरा होगा और न हमारे बच्चों को। इसलिए न डरें और न ही लापरवाही करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर धीरेन गुप्ता, पीडियाट्रिक, सर गंगाराम हॉस्पिटल के, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, प्रोफेसर पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी, एम्स के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धीरेन गुप्ता जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि जब थर्ड वेव की चर्चा शुरू हुई और चर्चा शुरू होते ही जब ये बात कही जाने लगी कि थर्ड वेव में बच्चों के संक्रमण का खतरा ज़्यादा होगा, और अब जब ये कहा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे, इसके कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई फैक्ट नहीं है,
तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये बात कही गई कि बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे तब क्या फैक्चुअल एविडेंस थे, और अब जब ये बात कही जा रही है कि बच्चे ज्यादा संक्रमित नहीं होंगे, इसको लेकर कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है, तो इसको लेकर क्या साइंस है सर? दोनों बातें जब जब कही गई, दोनों के पीछे क्या साइंस था? धीरेन्द्र गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है सर? देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर करूं। आप हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अगर हम बात करें इंडिया में, आपको लगता है साइंस के बेस पे कभी स्पेकुलेशंस होती है, या होती है तो कोई सुनता है उस बात को? आई थिंक इस चीज़ को अगर हम गौर करें, किसी ने स्पेकुलेट नहीं की थी कि ये वेव फॉर्म आएगी। साइंटिस्ट ने बोला था, उनकी बात कभी सुनी नहीं गई। कहीं ना कहीं मेजर नेग्लेक्शन हुआ है पिछले महीने, जो हम देख रहे हैं किसी भी स्तर पे देख लें, हम वायरोलॉजिस्ट के स्तर पे देख लें, जो पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एंड सब ने ये सहा है। जो गंदा एस्पेक्ट, जो हमने गंदा टाइम, जो ख़राब टाइम देखा है पिछले महीने, अब उसको डाइवर्ट करने के लिए बिना साइंस के बेसिस पे इस तरह की स्पेकुलेशंस मेरे हिसाब से की गई हैं और की जा रही हैं। लेकिन एक बेसिक फैक्ट सर सुनिए, बेसिक फैक्ट क्या है? बेसिक फैक्ट है, चाहे वो पीडियाट्रिक वेव फॉर्म हो, चाहे एडल्ट वेव फॉर्म हो, चाहे एल्डरली वेव फॉर्म हो, हमें तैयार रहना है। और जो इस बार हम नहीं थे, हमें अपना हेल्थ केयर सिस्टम जो पिछले 70 साल से बिल्कुल ही शैम्बल्स था, उसको रिवैम्प करना है। एक तरह से हम कहें तो हमारी पोल खुली है हमारे सिस्टम की, हेल्थ केयर सिस्टम की। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बेसिकली या तो प्राइवेट पे बेस्ड था, या कुछ चुनिंदा बड़े इंस्टीट्यूशन पे बेस्ड था। हमने कभी फोकस ही नहीं किया एक आम आदमी की हेल्थ केयर नीड्स के लिए। ये टाइम है, वेव फॉर्म भूल जाइए, लेकिन ये याद रखिए अगले 6 महीने में बहुत लाइकली है वेव फॉर्म आएगी। पीडियाट्रिक आए, एडल्ट आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पीडियाट्रिक के हिसाब से भी तैयार करना है, एडल्ट के हिसाब से भी तैयार करना है। एक ही साइंटिफिक फैक्ट है जिसको हम इस समय एक तरह से कहते हैं ना कि एक्सप्लोर कर रहे हैं। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर हुआ क्या इस बार यंग एडल्ट अफेक्ट हुए, जिनके अंदर डायबिटीज़ नहीं थी, हाइपरटेंशन नहीं थी, ओबेसिटी नहीं थी, वो भी अफेक्ट हुए। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा पेशेंट प्रभावित हुए, ज़्यादा बुखार आया, थोड़ी सीवियरिटी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी क्रिटिकल एलिमेंट ज़्यादा नहीं थी। अगर हम इसको मद्देनज़र रखें और ये स्पेकुलेट करें कि शायद वायरस म्यूटेट हो रहा, अब यंग एडल्ट्स में, यंग पीडियाट्रिक की तरफ ज़्यादा आएगा, अगर हम उसको सही भी मान लें, ये एक बेसिक फैक्ट है। हमें अपना हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए, उस लेवल की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, चाहे वो पीडियाट्रिक को कैटर कर सके, एडल्ट को कर सके, एल्डरली को कैटर करे। हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें एडुकेट मैन पावर चाहिए। वो एक बेसिक फैक्ट है जिसको हम लेके चलें, और मैं कहूँगा इन जुमलों पे ना जाके हम काम की बात करें और काम के लिए आगे बढ़ें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपने बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि हम जुमलों पे ना जाएं, कि कौन ज़्यादा प्रभावित होगा, कौन कम होगा। हमें तैयारी अपने स्तर पे पूरी करके रखनी है। मतलब जब ये बात कही जाती है कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, कम प्रभावित होंगे, हम इन चक्करों में ना पड़ें, बल्कि अपनी तैयारी को पुख्ता रखें सारे एज ग्रुप के लिए। और अगर इस तरह के हालात बनते भी हैं दुर्भाग्य से, तो हम उसके लिए तैयार रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूं डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, कि आज चूंकि हमारा शो बच्चों के ऊपर फोकस्ड है, तो हम बच्चों को लेकर ज़्यादा बात करें। कि मैं आपसे सीधे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या बच्चों में भी इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही होते हैं जितने बड़ों में, या बच्चों में इन्फेक्शन संक्रमण का जो खतरा है वो बड़ों के मुकाबले कम होता है? देखिए, 2 चीजें होती है, एक होता है इन्फेक्शन, एक होता है डिसीज। इन्फेक्शन का मतलब वायरस आपकी बॉडी में अटैक करता है कि नहीं करता। अगर आप मुझसे पूछो कि इन्फेक्शन, तो मैं बोलूंगा कि बच्चों में इन्फेक्शन होने के उतने ही चांसेस है जितने एडल्ट्स के अंदर है। हमारे हिंदुस्तान में जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने पिछले साल नवंबर और दिसंबर में जो डेटा कलेक्ट किया था, उसमें आई थिंक 25% से भी ज्यादा सीरो पॉजिटिविटी बच्चों में देखी गई थी। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा पहले अमेरिका के डेटा पे जाएंगे, पिछले साल के डेटा पे जाएंगे,
तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मोर देन 70% एसिम्प्टोमेटिक केसेस वर सीन इन द चिल्ड्रन। तो जहां तक कि इन्फेक्शन का सवाल है, इट इज एज गुड एज इन द एडल्ट्स। जब आप बीमारी की बात करते हो यानी कि डिसीज की बात करते हो, उसमें अंतर आ जाता है। तो जो हमारी विज्ञप्ति कल जारी हुई है, हेल्थ मिनिस्ट्री की जारी करी है, हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर पुलेरा ने जारी करी है, वो फैक्ट बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे एक स्पेशल प्रिविलेज ग्रुप होते हैं। एंड अभी तक देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग इस बीमारी के लिए बिल्कुल ही इग्नोरेंट है। शायद अगर आप ये सवाल मुझसे 1 साल पहले पूछते, मैं बोलता हाँ, प्रोबेबली वी वर इग्नोरेंट। बट अभी हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग आंकड़े आ गए हैं, एक तो हमारे अपने देश के आगे, दूसरे देशों के आगे। हम दूसरे देशों से करीबन 3 से 4 महीने हर चीज में पीछे चल रहे हैं। अगर आप वेव्स की बात करो, इस समय हम सेकंड वेव हमारी खत्म होने की कगार पे है। लेकिन अगर आप यूरोप की बात करो, अमेरिका की बात करो, तो उनकी थर्ड वेव खत्म होने की कगार पे है। यानी कि हम उनसे एक एक्स्ट्रा एडवांटेज पे है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास एडल्ट्स और एल्डरली के लिए ऑलरेडी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका। तकरीबन 15% हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी इम्यूनाइज हो चुकी है। एंड जहां तक कि हम थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि हम क्यों बोलते हैं कि थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी। जरूरी थोड़ी है कि थर्ड वेव फोर्थ वेव आएगी। जो पेंडेमिक्स होते हैं उनका अपना एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। कुछ पेंडेमिक्स में क्या होता है कि मल्टीपल वेव्स आती है और कुछ में मल्टीपल वेव्स नहीं आती है। क्या होता है कि कुछ वक्त के बाद में वो वायरस जो होता है अपने आप ही डाई आउट कर जाता है और एक एंडेमिक करके रह जाता है। छोटे छोटे इन्फेक्शन जो बार बार कुछ स्पेशल ग्रुप में आने शुरू हो जाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, दे आर रियली इम्यूनोलॉजिकली वेरी वेल प्रोटेक्टेड। इसका कहने का मेरा मतलब ये नहीं है, ना तात्पर्य ये कि आप उनपे बिल्कुल ढील दे दीजिए। मैं तो ये बोलता हूं कि बच्चों में लाइफ का रिस्क बहुत बहुत कम है कंपेयर टू एडल्ट्स। लेकिन बच्चों का अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इन्फेक्ट करने का रिस्क बहुत हाई है, क्योंकि बच्चे यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं और उसमें बच्चों को कोई सिम्टम ही नहीं होते हैं। कभी कभी किसी बच्चे में कोई सिम्टम ही नहीं होगा, अगर होगा तो बच्चे में हल्का सा खांसी जुकाम बुखार होगा, कभी कभी डायरिया होगा। तो ये बच्चे अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के साथ में खेलते हैं तो उनको इन्फेक्ट करने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे अगर कोई वॉर होता है, वॉर के अंदर हमारी सेना हमारे देश के सारे बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहती है 365 दिन। क्या रोजाना युद्ध होते हैं? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली जहां तक कि आने वाले दिनों की बात है, एक युद्ध स्तर पे हमारी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध पक्का ही होगा, इन्फेक्शन पक्का ही होगा। हमारी पॉपुलेशन में सारे बच्चों पे, बड़ों पे जो असर सेकंड वेव में देखा गया है उससे खराब होगा। इनफैक्ट आंकड़े ये बताते हैं कि जो सेकंड वेव होती है पूरे देशों के अंदर सबसे खराब होती है। सो वी हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट सेकंड स्टेज लकीली एंड गिव एन एडवांटेज कि हमारा इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। एग्जैक्टली, ठीक है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि तैयारी तो करके रखनी है, इसमें मतलब कोई असहमति नहीं है। और मतलब देखिए, आप जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को बहुत गंभीरता से समझना। हमारा मकसद ना तो आपको पैनिक करना है और ना ही आपको बहुत निश्चिंत कर देना है। हमारा मकसद यह है आपको सही इंफॉर्मेशन मिले और उसके आधार पर आप अपनी तैयारी रखें, आप खुद को अलर्ट रखें। मतलब क्या है, खबर ये आई है, पहले ये कहा गया था कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित हो जाएंगे। अब खबर आई है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और एम्स ने भी ये बात कही है कि बच्चे ही ज्यादा संक्रमित होंगे। ये कहना गलत है, क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है, फैक्ट नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे संक्रमित नहीं होंगे। बच्चे संक्रमित हो सकते हैं और हुए भी हैं, आगे भी हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ बच्चे संक्रमित होंगे, बच्चों में ज्यादा संक्रमण होगा, इस बात का खंडन आया है। तो इस बात को आप गौर से समझिए। अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, जो बात अभी दीपक जी ने भी कही। धीरेन्द्र जी, मैं अब आपसे इसी सवाल को थोड़ा और क्लियरिटी के साथ पूछना चाहता हूं। ये कहा जाता है कि बच्चों का जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, और ये भी कहा जाता है कि 90% बच्चों में जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही माइल्ड होता है या असिम्प्टोमेटिक होता है। तो मैं ये समझना चाहता हूं सर, ये किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए कहा जाता है कि इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत होता है? अगर आप एज ग्रुप को डिफाइन कर पाएँ तो जो पेरेंट्स इस वक्त हमें देख पा रहे हैं वो ये समझ पाएंगे कि किस एज ग्रुप के बच्चों का इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत होता है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करें एज ग्रुप में,
जो एडोलोसेंट एज ग्रुप है, जो 8 से 18 या 19 साल की एज ग्रुप है, और जिसमें खासकर जो ओबेसिटी वाले पेशेंट्स हैं, थोड़े से ओबीज हैं या कोमोबिडिटी हैं, वो अभी भी वल्नरेबल क्लास में है। ऐसा नहीं है कि हम एक ग्रीन चिट या ग्रीन सिग्नल सबको दे रहे हैं कि सबकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। दूसरी डिजीज़, एक अलग तरह की डिजीज़ बच्चों में पाई गई है, जिसके प्रमाण जो हमें पिछले साल काफ़ी मिले और अब फिर से पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं, वो मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है। ये एक तरह से बॉडी रिएक्शन है जो एडल्ट में कम, पीडियाट्रिक एज ग्रुप की एक स्पेसिफिक डिजीज़ है। 2 से 4 हफ्ते जिस कम्युनिटी में कोविड, एक्यूट कोविड फैला था, जिसमें एडल्ट्स को निमोनिया होता है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हमें मालूम है कि बहुत कम चांसेस होते हैं निमोनिया होने के, लेकिन उस समय हो सकता है वो बच्चा एसिम्टोमेटिक रहा और 2 to 4 वीक्स आउट ऑफ 1000 देर आर चांसेस हैं कि इनको मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम आ सकता है। प्रेजेंटली पिछले 5 दिनों में काफ़ी पेशेंट्स आए हैं जिनको आईसीयूज़ की ज़रूरत पड़ रही है। इनमें ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, काफ़ी पेशेंट्स में रैश आने लगता है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो आप बात कर रहे हैं, हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। हमें एक्यूट कोविड की अगली वेव आएगी नहीं आएगी वो हम क्लैरिफाई कर चुके हैं। कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा वल्नरेबल है, उसमें वो क्लियरिटी आ गई। डॉक्टर साहब, धीरेन्द्र जी, सर 18 साल या जी 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 जी, हाँ, ये आप सही बता रहे हैं सर। ठीक जी, कंटिन्यू करें सर। ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो हम लोग देख रहे हैं इस समय, तो अगले 2-4 हफ्ते के लिए हमें थोड़ा सा सचेत रहना है। किसी भी पेशेंट में, किसी भी बच्चे में फीवर अगर 3 दिन से ज़्यादा, स्पेशली हाई ग्रेड फीवर 101, 102 के ऊपर जाए, रैश हो और पेशेंट एक्सट्रीम बॉडी एक का कंप्लेंट करे, तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अभी तक हम जैसे 1 महीना पहले बात कर रहे थे कि भाई कोविड बच्चों में ज़्यादा नहीं, एक फैमिली में अफेक्टेड हैं तो एल्डरली और इस बार यंग एडल्ट्स अफेक्ट हुए। बच्चे नॉर्मली हम कहते हैं भाई पैरास्टामोल दें ठीक हो जाए, लेकिन अब जो वेव आ रही है नेक्स्ट जो 15 डेज 1 मंथ में आने के चांस है वो MIS का है। MIS भी काफ़ी रेयर है, इतना कॉमन नहीं है, बट हमें सचेत रहने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर दीपक, अब मैं सर आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या बच्चों में बड़ों के मुकाबले गंभीर संक्रमण का खतरा कम रहता है? जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों में जैसे अभी मेरे साथ में डॉक्टर ने बताया कि बच्चों में देखा गया है कि जो सीवियर इलनेस होती है, अगर एक्यूट इन्फेक्शन भी बच्चों में होता है तो वो भी उसकी इंसिडेंस भी काफी कम होती है, प्लस बच्चों में आउटकम काफी अच्छा होता है। जितने भी केसेस हमने अभी एम्स में देखे हैं उन काफी कम केसेस आए हैं। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे कि पिछले 1 साल में हमारे पीडियाट्रिक आईसीयू में बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं आए हैं जितना आपको देखने में लग रहा है। काफी कम केसेस आए हैं और आउटकम बहुत अच्छा होता है। जहां तक कि MIS-C का सवाल है, जो मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की बात डॉक्टर साहब ने करी है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें भी एक अच्छा संकेत यही है कि उसकी भी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। तकरीबन 115 के करीब केसेस हमारे देश में अभी तक रिपोर्टेड है पिछले 1 साल के अंदर, एंड उसके अंदर भी काफी अच्छी थेरेपीज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। IVIG थेरेपीज है, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन्स है, प्लस हमारे पास जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध है वो आई थिंक उसके लिए हम लोग काफी सक्षम है। अगर इस तरह के केसेस किसी कारणवश अगर आगे फ्यूचर में बढ़ते भी है तो सबसे बड़ा एडवांटेज बच्चों के लिए, इनफैक्ट मैं यही बोलूंगा कि हमारे पास ये कि अभी हमारे पास काफी जो फैसिलिटीज और हमारी अंडरस्टैंडिंग है इस बीमारी की, क्योंकि पिछले साल जब MIS-C के केसेस आने शुरू हुए थे तो वी वर टेकन बाय सरप्राइज कि उनको कैसे मैनेज करें, लेकिन बाद में काफी अध्ययन हुआ उसके ऊपर, एंड नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि बच्चों में यही उनका पैटर्न होता है और ऐसे उसके ट्रीटमेंट होता है। दूसरी बात, बच्चों में बहुत अलग ही होता है कि बच्चों में आमतौर पे इसी से जुड़ा हुआ। हाँ जी 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 बोलें सर, कंटिन्यू करें। अब बच्चों में यूजुअली जैसे एडल्ट्स में आप देखते हो कि एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, एक बीमारी के 3 अलग अलग हिस्से होते हैं, लेकिन बच्चों में आमतौर पे सिर्फ एक्यूट हिस्सा ही देखा जाता है, सब एक्यूट एंड क्रोनिक नहीं देखे जाते। तो बच्चों की जो रिकवरी होती है तो 6 से 8-10 दिन के अंदर वो ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। सिर्फ 1% से कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें MIS-C का सिंड्रोम डेवलप होता है। उसके भी हमारे पास वेल सेट डायग्नोसिस क्राइटेरिया है, इलाज है। जहां तक कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने का सवाल है, मुझे लगता है कि हमारे पास जितने भी ICUs है, बच्चों में 2-3 चीजें बड़ी स्पेशल होती है। एक तो एक हाई फ्लो नेजल कैनुला HHFNC करके एक होता है जिसके अंदर बच्चों को काफी हाई अमाउंट पे ऑक्सीजन दे सकते हैं, प्लस कुछ स्पेशल वेंटिलेटर की सेटिंग्स होती है जो जिसको हाइपर ऑसिलेटरी वेंटिलेटरी केयर बोलते हैं। तो वो सुविधाएं हमें देखनी है कि देश के अन्य राज्यों में, अन्य अस्पतालों में ट्रीटमेंट की बात हो गई सर। नहीं दीपक जी, गुप्ता जी आपने बहुत सही जवाब दिया सर। नहीं दीपक जी
ये आपने बहुत सही जवाब दिया। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सवाल मेरा आपसे और होगा कि मैंने आपसे पूछा था क्या बच्चों में संक्रमण का खतरा कम होता है गंभीर संक्रमण का, आपने कहा कि हाँ। तो अगर मान लीजिए किसी के घर में छोटा बच्चा है 6 महीने का, साल भर का और एक 10 साल का बच्चा है, केयर तो ठीक है दोनों बच्चों का होना चाहिए, लेकिन ज्यादा केयर की जरूरत किसको है और ज्यादा इम्यूनिटी किसकी मजबूत है, 6 महीने साल भर के बच्चे की या 10 साल के बच्चे की? देखिए जी, माँ बाप के लिए दोनों ही बच्चे एक से होते हैं, 1 महीने का बच्चा भी और 10 साल का बच्चा भी, दोनों ही बच्चों को एक पर वो इसलिए मैंने पहले राइडर जोड़ दिया सर उसमें। जो छोटा बच्चा होता है उसका अगर उसका डिटीरिएशन होता है तो वो बहुत जल्दी होता है। बच्चों में आमतौर पे आप सैचुरेशन घर पे इतना इजीली मॉनिटर नहीं कर सकते क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर उसमें अटैच नहीं होता, तो इजीली वैल्यू नहीं आती है। तो अगर आपका कोई बच्चा जरूरत से ज्यादा बार बार खांस रहा है, उसका सांस बहुत जल्दी चल रहा है, रेस्पिरेटरी रेट उसकी अगर 50 से ज्यादा है बच्चे की, बच्चा लिस्टलेस सा पड़ा हुआ है, आपकी बातों को ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, एक माँ अपने बच्चे के अंदर जो चेंज है वो इमीडिएटली पकड़ लेती है। तो मेरा तो यही सलाह है कि अगर किसी बच्चे में हल्का सा भी कोई आपको चेंज नजर आता है आम नॉर्मल डेज के मुकाबले, तो उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। बच्चे बड़ी उम्र के लोगों के मुकाबले काफी जल्दी डिटीरिएट करते हैं और काफी जल्दी रिकवर भी करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो बच्चे काफी जल्दी रिकवर करते हैं, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। डॉक्टर धीरेन गुप्ता जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि जो बच्चों में लक्षण होते हैं कोरोना के, क्या वो वैसे ही होते हैं जो बड़ों के लक्षण हैं या बच्चों के लक्षण कुछ अलग होते हैं? सबसे पहले मैं एक चीज़ बस ठीक करना चाहूँगा, जो लास्ट ईयर हमारे पास MIS के केसेस आए हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, अराउंड इंडिया में 1000 के ऊपर रिपोर्टेड हुए हैं, लेकिन अगर जो अनरिपोर्टेड केसेस भी हम इंक्लूड कर ले तो 2000 प्लस हुए हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन में अराउंड 115 के करीब केसेस आए हैं अगर हम प्योर MIS की बात करें, और इस बार ज़्यादा आने के चांसेस हैं क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट इन जनरल कम्युनिटी में बहुत हाई है और सीरो पॉजिटिविटी हाई होगी। अब हम बात करते हैं कोविड की। इसके 2 पार्ट है, एक है एक्यूट कोविड है और दूसरा MIS जो कोविड का एक तरह से रिएक्शन है। एक्यूट कोविड में ऑलमोस्ट लक्षण एक जैसे हैं, जैसे एडल्ट को होता है वैसे पीडियाट्रिक को होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चों में डाउन जाना या डिटेरिएट करने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जब वो डिटेरिएट करते हैं तो बहुत तेज़ी से करते हैं। बच्चों में खासियत ये होती है जितनी तेज़ी से वो डिटेरिएट करते हैं उतनी जल्दी रिकवरी होती है, फुल रिकवरी होती है, सब एक्यूट फेज नहीं होता। एडल्ट में हम देखें तो एक्यूट कोविड में 5-6 दिन फीवर चलता है, फिर निमोनिया बनता है। ये जो निमोनिया वाला फेज है ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप में लैकिंग होता है। पीडियाट्रिक ग्रुप में क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू एडल्ट, अराउंड 2 to 4 वीक्स के बाद बॉडी रिएक्शन देती है इन फॉर्म ऑफ मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो एडल्ट में भी पाया जाता है लेकिन कम पाया जाता है। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में एक्यूट कोविड जिसमें RT-PCR पॉजिटिव होता है उसमें सीरियस होने की संभावना कम होती है एडल्ट से। 2 से 4 हफ्ते बाद जिन पेशेंट्स में एक्यूट कोविड नहीं हुआ था या एसिम्टोमेटिक था उनके अंदर एक बॉडी रिएक्शन जिसको मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं, ये कहीं ज़्यादा सीरियस होता है। और लेकिन इसको अगर हम पिकअप कर लें और हमारे पास ICU सुविधा है तो काफ़ी पेशेंट्स बच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बस एक ही चीज़ जो लैकिंग है, जो हमने एनालाइज करी, कल जो बैठ के हम लोग एनालाइज कर रहे थे, अगर ये MIS की वेव्स कमिंग टाइम में से 6 महीने में छोटे शहरों में फैलती है, कस्बों में फैलती है, वहाँ पे पीडियाट्रिक ICUs का अभाव है, पीडियाट्रिक नर्सिस का अभाव है। हमारी पीडियाट्रिक नर्सिस एडल्ट पेशेंट को अच्छा मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जो हमारा पैरामेडिक स्टाफ है वो पीडियाट्रिक को टैकल करने के लिए इनसफिशिएंट है। तो मेरी कल डॉक्टर देवी शेट्टी से बात हुई थी, तो हमारा ये प्लान चल रहा है कि कैसे हम वहां पे इंतजामात होने चाहिए, इंटेंसिव केयर चैप्टर के थ्रू जो डॉक्टर साहब ने बताया NIV वगैरह, इनको हम कैसे ट्रेन करें छोटे शहरों में, टाइप B टाइप C सिटीज में। ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। आखिरी सवाल बिल्कुल संक्षेप में दीपक जी, वक्त बहुत कम है, कि बच्चों के बचाव के लिए बहुत सारे उपाय हम सब जानते हैं, कोरोना से कैसे बचना है, लेकिन बच्चों के बचाव के लिए क्या अतिरिक्त सावधानी आप बताएंगे जो पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले अगर हो सके तो पेरेंट्स को वैक्सीनेशन पहले ले लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सारे बच्चे घर पे ही रहते हैं, तो अगर उनको इन्फेक्शन लगेगा तो कहाँ से लगेगा? अपने पेरेंट्स से लगेगा जो उनके घर में आते जाते हैं। तो आई थिंक सबसे पहला पेरेंट्स को अपना इम्यूनाइजेशन कराना चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, पेरेंट्स को अगर हो सके तो घर में जितना, अगर जो लोग बाहर जाते हैं दे शुड वियर मास्क। जो बेसिक हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात पिछले 1 साल से बता रहे हैं वो स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करनी चाहिए। और कोई भी अर्लीस्ट अगर साइन अगर ऐसा होता है कि बच्चे में हल्का सा बुखार होता है तो उसमें पैनिक नहीं करना, बस एक विजिलेंट रहना है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। और अगर कोई बहुत छोटा बच्चा घर पे है तो मुझे लगता है कि माँ को अगर पहले कभी कोविड हुआ या कोविड हो तो बच्चे को दूध पिला सकती है मास्क पहन के, क्योंकि उसमें भी जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है एंटीबॉडीज होते हैं, दे आर प्रोटेक्टिव टू द न्यूबॉर्न। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 एंड लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज अबाउट द वैक्सीनेशन। काफी ज्यादा ये एक फियर लोगों में फैला हुआ है कि अगर बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं होगा तो उनमें आउटकम्स काफी खराब हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी उसकी स्टडी चल रही है, ट्रायल चल रही है, तो मुझे लगता है कि अगले साल जनवरी के आसपास बच्चों में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारे देश के अंदर। ओके सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक गुप्ता आपका और डॉक्टर धीरेन गुप्ता आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।